प्रधानमंत्री ने टोक्यो पैरालंपिक खेलों के पदक विजेता भारतीय खिलाड़ियों से की मुलाकात। लोकवाणी में मुख्यमंत्री ने जिलों के विकास पर की चर्चा। गणेश पर्व और नवाखाई त्योहार की दी शुभकामनाएं। राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रदेश के विभिन्न जिलों के 50,000 से अधिक मामलों का हुआ निराकरण। और कोंडागांव पुलिस की अनूठी पहल, 7 लाख रुपए से अधिक के गुम हुए मोबाइल फोन लोगों को लौटाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं सरोज गुप्ता। आप समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में टोक्यो पैरालंपिक खेलों के पदक विजेता भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात की। इस मौके पर श्री मोदी ने विभिन्न खेलों में पदक जीतकर भारत का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनकी सराहना की। प्रधानमंत्री ने दिव्यांग खिलाड़ियों के हौसले और हिम्मत की प्रशंसा करते हुए कहा कि ओलंपिक खेलों में पूरी क्षमता वाले खिलाड़ी भी कई बार सफल नहीं हो पाते। ऐसे में दिव्यांग खिलाड़ियों की सफलता किसी को भी प्रेरित कर सकती है। इस मौके पर खिलाड़ियों और उनके प्रशिक्षकों ने कहा कि खेल के दौरान प्रधानमंत्री ने फोन पर उनसे बात की थी। प्रधानमंत्री की इस पहल से उन्हें पदक जीतने का विश्वास और मजबूत हो गया। फॉर एप्रिशिएटिंग अस एंड हमारा इतना अच्छा वेलकम किया आपने, थैंक यू सो मच फॉर दैट। सर थोड़ा सा वहाँ पे जाने से थोड़ा सा ये हुआ, परफॉर्मेंस का थोड़ा है, लेकिन बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। लेकिन नेक्स्ट एशियन गेम्स में, ओलंपिक्स में इससे भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करूँगा और विथ मेडल्स नेक्स्ट टाइम आ जाऊँगा। एंड आपका सपोर्ट है जो हम टॉप्स के अंदर है, उसमें काफ़ी अच्छे से फाइनेंशियली सपोर्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से हम अब्रॉड जाके ट्रेनिंग कर सकते हैं। चाहे यहाँ पे भी बाहर भी काफ़ी अच्छे से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। सो रियली हेल्प्स अ लॉट सर। इस मौके पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पैरालंपिक खेलों में भारत ने 19 पदक जीतकर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। उन्होंने खिलाड़ियों को विश्वास दिलाया कि सरकार आगे भी उन्हें देश विदेश में प्रशिक्षण के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपनी मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी में जिलों के विकास पर बात की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने गोदो, कुटकी, रागी जैसे कम रकबे वाली फसलों को भी प्रोत्साहन दिया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की अतिरिक्त आमदनी का रास्ता खुलने लगा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला समूहों के जरिए गौठान से गोबर और गौमूत्र की खरीदी भी की जा रही है। राज्य सरकार के इन प्रयासों से जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज की लोकवाणी का विषय है जिला स्तर पर विशेष रणनीति से विकास की नई राह। यह विषय प्रदेश की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए चुना गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों, गरीबों और आदिवासियों के साथ साथ महिलाओं को भी आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने प्रदेशवासियों को गणेश पर्व और नुआखाई पर्व की शुभकामनाएं दी। वाणी के प्रसारण अब्बड़ सुघर अब्बड़ पावन बेरा में हुआ थे। आप सबो मन ल गणेश पक्ष के अब्बड़ अकन बधाई और शुभकामना। गणेश जी ल विघ्नहर्ता घलो कहे जाथे। गणेश भगवान ल प्रणाम करके मैं कामना करत हूँ कि वो आप सबो मन के समस्या ला दूर कराए। हमार महान नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी है आजादी के लड़ाई के बेरा में सार्वजनिक गणेश उत्सव के शुरुआत करे रहीस। ओकर अपील हमार छत्तीसगढ़ में घलो अब्बड़ असर करे रहीस। ते पाए के छत्तीसगढ़ में घलो सार्वजनिक गणेश उत्सव के मजबूत परंपरा पड़े है। आप मन के सहयोग ले ये परंपरा लगातार चलत है। पाछू बछर कोरोना के कारण सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं हो सकिस, लेकिन ये बछर कोरोना काबू में आगे है। तेकर सेती ये साल सार्वजनिक गणेश उत्सव मनाए बर कुछ छूट दे गए है। मोर अपील है कि आप मन सावधानी के साथ, सुरक्षा उपाय के साथ मास्क पहन के, नाक मुंह ढांक के तिहार मनावा।
सामाजिक एकता, सौहार्द और समरसता के हमार विरासत ला आगू बढ़ाओ। 13 सितंबर के नवाखाई है। नवाखाई हमारे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य के साझा संस्कृति के पहचान है। मोर डहारले जम्मू उत्कल समाज के मनखे मल्ला बधाई और शुभकामना। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विभिन्न जिलों से शामिल हुए श्रोताओं के सवालों के जवाब भी दिए। मुख्यमंत्री ने श्रोताओं को विश्वास दिलाया कि उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। विभिन्न अदालतों में लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए प्रदेश में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत राज्य में तहसील से लेकर उच्च न्यायालय स्तर तक के मामलों की सुनवाई हुई। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश के तहत आयोजित किए गए इस लोक अदालत में करीब 50,000 से अधिक मामलों का निराकरण हुआ। विभिन्न जिलों और तहसीलों की अदालतों में राजीनामा योग्य प्रकरणों को पक्षकारों की आपसी सहमति से सुलझाया गया। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के द्वारा इस राष्ट्रीय लोक अदालत में 5 खंडपीठों द्वारा लगभग 100 प्रकरणों का निराकरण किया गया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तथा कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा के निर्देश के तहत इस लोक अदालत के लिए सभी जिलों में मजिस्ट्रेट की बैठक सुनिश्चित की गई थी। लोक अदालत के संबंध में राज्य विधिक सेवा समिति के सचिव प्रशांत पराशर ने बताया कि इस प्रयास से हजारों मामलों का समाधान आपसी सहमति से किया गया, जो कि न्याय प्रक्रिया के लिए एक मिसाल है। जो प्रकरणों का निराकरण होता है उसमें सही तौर से न्याय होता है, क्योंकि दोनों पक्षकारों को एक जो न्याय मिलता है वो काफ़ी लंबे समय तक उन लोगों के बीच में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण को बनाए रखता है और उन लोगों के बीच में जो मेल भाव था, जो दुर्भावना थी, वो दूर हो जाती है। इसलिए लोक अदालत के माध्यम से जो प्रकरण सुलझ रहे हैं उससे एक मील का पत्थर साबित होंगे। ऐसे मामले जो अभी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुए थे, उनका भी पक्षकारों की आपसी सहमति के आधार पर निराकरण किया गया। दुर्ग जिले के 3 सरकारी अस्पतालों में प्रधानमंत्री केयर फंड और राज्य सरकार के सहयोग से 6 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट जल्द बनकर तैयार हो जाएंगे। इनमें से 5 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट और 1 मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट है। इन ऑक्सीजन प्लांट के बन जाने से दुर्ग जिला अब मेडिकल ऑक्सीजन के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो चुका है। जिले के अस्पतालों में मरीजों के लिए अब बाहर से ऑक्सीजन खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। दुर्ग जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर पुनीत बालकिशोर ने बताया कि पीएसए ऑक्सीजन प्लांट से प्रति मिनट 960 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन होगा। उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए पाइपलाइन बिछाकर 176 पॉइंट बनाए गए हैं। केयर फंड से हमारे दुर्ग जिले में 3 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट जिनकी क्षमता 960 लीटर पर मिनट की उत्पादन क्षमता है, जिसमें वातावरण से केमिकल के माध्यम से ऑक्सीजन जो है प्रोड्यूस किया जा सकता है। 3 प्लांट लगाए गए हैं। नंबर 1 जिला अस्पताल दुर्ग में, जिनकी क्षमता 960 लीटर पर मिनट की है। सेम कैपेसिटी का प्लांट जो है शास्त्रीय अस्पताल सुपेला में लगाया गया है और तीसरा जो प्लांट है वो चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल हॉस्पिटल में लगाया गया है। डॉक्टर पुनीत बालकिशोर ने बताया कि सभी ऑक्सीजन संयंत्रों के लिए उपकरण खरीदी केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से की गई है। उन्होंने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए दुर्ग जिले में ऑक्सीजन वाले बिस्तरों की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राजनांदगांव जिले के दिग्विजय कॉलेज स्थित त्रिवेणी परिसर में राजनांदगांव साहित्य परिषद और कानकुब्ज सभा ने साहित्य मर्मज्ञ डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र की 123वीं जयंती पर उनका पुण्य स्मरण किया। इस अवसर पर वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा का सम्मान किया गया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आमंत्रित वक्ताओं ने डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र के व्यक्तित्व और उनके साहित्यिक योगदान की चर्चा की। इस अवसर पर नगर निगम कमिश्नर डॉक्टर आशुतोष चतुर्वेदी ने कहा कि डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र भारत के ऐसे पहले शोधकर्ता थे जिन्होंने अंग्रेजी शासनकाल में अंग्रेजी के बदले हिंदी में अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत कर डीलिट की उपाधि प्राप्त की थी। आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं बलदेव प्रसाद मिश्र जी को याद करने। ऐसे समय में जब शोध पत्र अंग्रेजी में
सबमिट किए जाते थे। उस समय में छत्तीसगढ़ ही नहीं अपितु पूरे भारत में ऐसा यूनिक व्यक्तित्व जिसने तुलसी दर्शन पे डिलीट किया, अपना शोध पत्र अंग्रेजी में सबमिट किया अंग्रेजी शासनकाल में और डिलीट की उपाधि प्राप्त की। लगभग हम देखें अगर इनका पूरा साहित्यिक जीवन तो अनुदित, अप्रकाशित, प्रकाशित सभी को मिलाकर इनका 85 से ज़्यादा साहित्यिक कृतियाँ रही हैं। इस अवसर पर साहित्यकार डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा ने कहा कि राजनांदगांव जिले में गजानन माधव मुक्तिबोध और डॉक्टर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के साथ डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र ने राजनांदगांव जिले में साहित्य की आधारशिला रखी। वे उत्कृष्ट साहित्यकार होने के साथ ही कुशल प्रशासक और समाजसेवी भी थे। फाउंडेशन जिसे कहते हैं, आधारशिला जिसे कहते हैं, उस आधारशिला को रखने वालों में गजानन माधव मुक्तिबोध, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी और बलदेव प्रसाद मिश्र जी हैं, जिन्होंने एक ऐसा वातावरण तैयार करके दिया कि आज भी जो है साहित्य रचनाएं और दूसरी चीज़ें यहाँ पर साहित्यिक गतिविधियाँ होती रहती हैं। डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र की साहित्य कृति में रामराज्य, साकेत संत, तुलसी दर्शन, भारतीय संस्कृति, मानस में रामकथा, मानस माधुरी, जीवन संगीत, उदात संगीत जैसी रचनाएं शामिल हैं। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस वर्ष केंद्र सरकार देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इसी कड़ी में प्रदेश में भी आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस मौके पर राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने फ्रीडम रन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राजनांदगांव शहर के गौरव पथ से फ्रीडम रन की शुरुआत की गई। शहर भ्रमण के पश्चात वापस गौरव पथ में ही इसका समापन हुआ। इसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव जिला भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक ली। डॉक्टर रमन सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से लेकर उनके गुजरात के मुख्यमंत्री बनने की तारीख 7 अक्टूबर तक सेवा और समर्पण अभियान देश के सभी जिलों में चलाया जाएगा। इसके साथ ही कोरोना काल में प्रधानमंत्री के द्वारा आर्थिक पैकेज सहित अन्य राहत कार्यों के लिए पोस्ट कार्ड के माध्यम से उन्हें धन्यवाद दिया जाएगा। जी के जन्मदिन से शुरू करके ये हम करने जा रहे हैं और ये प्रधानमंत्री जी हमेशा गरीबों के, वंचित के, पीड़ितों के काम मुख्यमंत्री की हैसियत से और प्रधानमंत्री की हैसियत से गांव, गरीब और किसान इनकी प्राथमिकता रही है और उस प्राथमिकता के साथ प्रधानमंत्री जी का ये कार्यक्रम जीवन में जो उपलब्धियां हासिल की, वो उपलब्धियों को लेकर हम जनता के बीच जाने वाले हैं और ये कार्यकाल में जो जनसेवा किया है, जो लोकप्रियता बढ़ी है, उसका नतीजा है कि हम पूरे राष्ट्रीय स्तर में सेवा और समर्पण अभियान चला रहे हैं। इसमें पहला आयोजन करेंगे सभी जिले और प्रदेश स्तर में प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रदर्शनी लगाई जाएगी। डॉक्टर रमन सिंह ने आरोप लगाया कि प्रदेश में खाद का संकट गहराया हुआ है और किसानों को खाद नहीं मिल रही है। वहीं अधिक दामों पर किसान खाद खरीद रहे हैं। ऐसे में किसानों की समस्या को लेकर आगामी 13 और 14 सितंबर को सभी जिला और तहसील मुख्यालय में आंदोलन किया जाएगा। कोंडागांव पुलिस ने जिले के विभिन्न स्थानों में गुम हुए मोबाइल फोन को बड़े पैमाने पर बरामद किया है। इसमें खास बात यह है कि पुलिस ने ज्यादातर उपभोक्ताओं को उनके गुम हुए मोबाइल फोन लौटाने की पहल भी की है। जिले के पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने बताया कि कोंडागांव पुलिस द्वारा गुम मोबाइल फोन की खोज के लिए विशेष अभियान चलाया गया था। इसके तहत कांकेर, नारायणपुर, जगदलपुर, बालोद, दुर्ग, दंतेवाड़ा, बेमेतरा और कोंडागांव से 75 नग मोबाइल फोन बरामद किए गए। उन्होंने बताया कि बरामद किए गए मोबाइल फोन की कुल कीमत करीब 7,20,000 रुपए है। कोंडागांव पुलिस के द्वारा 75 मोबाइल्स रिकवर किए गए जो कि विगत कुछ माह से एवं सालों से चोरी किए गए थे विभिन्न जगहों से। और इन रिकवर किए गए मोबाइल्स की जो लागत है वो लगभग 7,20,000 के ये मोबाइल हैं और कई सारे लोगों को हमने दिए हैं। कुछ मोबाइल्स बचे हैं, उनके जिनके वो मोबाइल है उनसे भी हम संपर्क करके उनको मोबाइल लौटाने की कवायद में जुटे रहेंगे। और आगे भी कोंडागांव में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने स्वयं सभी पीड़ित उपभोक्ताओं को बुलाकर उन्हें अपने हाथों से मोबाइल फोन सौंपा। गुम हुए मोबाइल
को पाकर सभी उपभोक्ता काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने कोंडागांव जिला पुलिस के इस अभियान की सराहना की। पिछले 24 घंटों के दौरान राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर हुई भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लगातार हुई बारिश के कारण गली मोहल्लों और बस्तियों के अलावा प्रमुख सड़कों पर भी पानी भर गया था। इस वजह से गाड़ी चलाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। राजधानी रायपुर के जयस्तंभ चौक, मालवीय रोड, फाफाडीह, जलविहार कॉलोनी, भाटागांव बस टर्मिनल, पंडरी और देवेंद्र नगर सहित अनेक इलाकों में घुटने से ऊपर पानी जमा हो गया था। जल भराव के कारण घंटों तक यातायात प्रभावित रहा। रायपुर के टाटीबंद इलाके में बाहर से आने वाली गाड़ियों का लंबा जाम लगा रहा। बारिश इतनी ज्यादा हुई कि शहर के मुख्य मार्गों पर बने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भी पानी घुस गया था। बारिश की वजह से निचली बस्तियों में घरों के भीतर पानी घुस जाने से आम जनजीवन प्रभावित हुआ। करीब 2 घंटे के बाद बारिश थमने पर यातायात सामान्य हो सका। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की चेतावनी दी है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।